हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर के बारे में देखा था। तो वहाँ पर स्फीयरिकल, सिलिंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तीन बारे में हमने पढ़ा था नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमको सिलेबस में ये पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर बारे में पढ़े उससे पहले हम एक चीज देखे थे कि हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या पढ़ा था, Q अपन V पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला हमको क्या बोलता है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखो तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो चार्ज के ऊपर पोटेंशियल चार्ज पर प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली इन दोनों का जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हर बार। ठीक है, दूसरी चीज कि जो कैपेसिटेंस होता है तो कोई भी जो मटेरियल बनेगा उसके लिए वो फिक्स होता है। जैसे एयर के लिए उसका कैपेसिटेंस फिक्स है, वैसे ही प्लास्टिक के लिए उसका अपना कुछ कैपेसिटेंस होगा, वो फिक्स होगा। तो होता क्या है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज या पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला के ऊपर समझो कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है कि अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो रेशियो होगा वो तो अगेन कांस्टेंट ही आएगा ना। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर या पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर से हम बता पाएंगे। अब पैरेलल प्लेट बोला है तो प्लेट का शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, बट कैसी होना चाहिए कि प्लेट एक पैरेलल होनी चाहिए और डिस्टेंस उनके बीच का बहुत कम होना चाहिए। ये मेन यहाँ पर कंडीशन रहती है। अब देखो बुक में हमको क्या हुआ है कि कुछ इस तरीके से प्लेट दी गई है, तो हम भी वही फिगर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये एक प्लेट है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली प्लेट है, ये सेकंड वाली प्लेट है। अब एक्चुअली डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं होता, बहुत कम होता है, बट आपको दिख सके इसलिए बड़ा किया है। अब देखो कि इनके बीच का डिस्टेंस d है, दोनों प्लेट का एरिया a है। यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगी, इसकी माइनस सिग्मा आएगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो सिग्मा होती है Q अपन A। अब Q प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है, तो सिग्मा भी प्लस और माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो पहली जो प्लेट है उसके ऊपर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का क्या होगा, बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का मतलब इसका, तो वो तो हो जाएगा अंदर की ओर। वैसे ही इधर हम देखेंगे तो जो 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, E1, तो वो तो बाहर की ओर ही रहेगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स रहता है। तो ये 1 है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आउटवर्ड होगा, ये 2 की वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो ये इस तरीके से होगा। अब अगर हम सेंटर की बात करें, मतलब एक और दोनों के बीच की, तो एक की वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये डायरेक्शन में बाहर की ओर, और 2 की वजह से होने वाला तो वो अंदर की ओर, 2 के लिए अंदर की ओर ये डायरेक्शन हो गई, तो ये E2 हो गया। अब देखो तो इसको हम बोल देते हैं P और इसको बोल देते हैं Q। ठीक है, तो P के ऊपर P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो अब देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है। तो ये जो हमने यहाँ पर प्लेट ली है, तो ये प्लेट को हमें क्या कंसिडर करना है, इनफाइनाइटली उसका एरिया बहुत बड़ा हो वैसा करना है। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइटली का मतलब क्या होगा कि अगर ये दोनों प्लेट बहुत ही नजदीक है तो इसका जो एरिया हम देखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका एरिया जो है अगर वो हम कंपेरेटिवली बड़ा ले रहे हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब दूसरी जो प्लेट है वो भी तो बहुत बड़ी होगी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी इतना ही होगा, बट वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 मिलेगा, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अलग थी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रखा। अब क्यू पॉइंट की हम बात करें तो वहां पर भी क्या होगा, ई नेट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक की वजह से नीचे है, दो की वजह से ऊपर है, तो ये भी सेम हो जाएगा। अब एक चीज समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है और एप्सिलॉन 0 के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर मेजर करो तो भी मीडियम सेम है, एप्सिलॉन 0 मतलब मीडियम बता रहा है, तो दोनों जगह पर एयर है, और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो इसके लिए हमने जो लिया तो उसको पॉजिटिव लिया, तो इसके लिए नेगेटिव लिया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब दोनों केस में यही होने वाला है, तो दोनों जगह पर हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0। बट जब हम सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंटर में क्या हो जाएगा, तो आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 करने से। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको यही फॉर्मूला से मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्या है, तो सिग्मा तो Q अपॉन A है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन A और एप्सिलॉन 0। अब हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू E इंटू डी, तो Q इंटू डी और डिनोमिनेटर में A इंटू एप्सिलॉन 0। अब हम यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q तो एज इट इज, V का फॉर्मूला ये रहा, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, नीचे D आ गया, तो ये C का फॉर्मूला हमको मिल गया। अब देखो आप यहाँ पर, तो C का जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि C किसको प्रोपोर्शनल है, तो जो प्लेट की एरिया है उसको प्रोपोर्शनल है, मीडियम को प्रोपोर्शनल है, और किसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को। तो ये चीज क्या बता रही है कि अगर आप प्लेट का एरिया बढ़ा दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि उसके कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। दूसरा कि उनके बीच का मीडियम क्या है, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस एयर में मिलेगा, मतलब ये प्लेट है, दूसरी प्लेट है, और बीच में सिर्फ वहां पर एयर है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा कि कैपेसिटेंस मिलेगा। और डी है, तो मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने इतना रखा है, तो उसकी जगह अगर आप कम कर दोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, एरिया पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, और ये तीन चीजों में चेंज होगा तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, ठीक है, बट Q और V का कुछ वहां पर रिलेशन नहीं आएगा। अब देखो, तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम यहाँ से A को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो A को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिलेगा, C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये फॉर्मूला इसलिए बनाया है ताकि हमने जो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि 1 फैराडे जो यूनिट होता है वो क्या होता है कि वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो वो बहुत बड़ा क्यों होता है, तो कैसे हम उसको समझ पाएंगे वो बहुत बड़ा है, वो समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सपोज लेते हैं कि कैपेसिटेंस 1 फैराड है, और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंट, तो नीचे तो एप्सिलॉन 0, तो वो तो कांस्टेंट है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इंटू 10⁻² मीटर, और नीचे आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻², ठीक है। तो बच्चों ये जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁹ मीटर स्क्वायर पर मिलता है। तो अब देखो कि एरिया कितना हो गया, 10⁹। तो अब इसको अगर आप समझोगे लेंथ इंटू ब्रेथ में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 इंटू 10⁻²
मीटर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10⁴ लेंथ और 30 इंटू 10⁴ मीटर ब्रेथ। तो 30 इंटू 10⁴ मतलब 30 किलोमीटर हो जाएगा, और 30 किलोमीटर से भी मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये 30 किलोमीटर की आप प्लेट बनाओगे, और वो 30 किलोमीटर की लेंथ और 30 किलोमीटर की ब्रेथ, अब समझ लो मतलब कितना एरिया है। अगर आप वलसाड़ में रहते हो तो वलसाड़ से वापी तक की लंबी प्लेट बनाओगे और उतनी ही चौड़ी, तब जाके क्या होगा कि आपकी जो प्लेट होगी, और वैसी दो प्लेट को जब 1 सेंटीमीटर पर रखोगे तब जाके 1 फैराड आपको कैपेसिटेंस मिलता है। तो मतलब समझ लो कि कितनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए। तो मतलब कि ये यूनिट बहुत बड़ा होगा, तभी जाके ये हमको इतनी बड़ी प्लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था कि क्यों इतना बड़ा होता है, तो देख लिया कि मतलब इतनी बड़ी प्लेट जब होगी तब जाके हमको एक फैराड कैपेसिटेंस मिलता है। तो अभी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी लंबी चौड़ी प्लेट बना सको, तो इसलिए ये यूनिट का यूज़ हम नहीं करेंगे, हम माइक्रोफेराड और पिकोफेराड का ही यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ना था वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस देखेंगे।